यहाँ पर देखिए भैया, आज जो तुम्हारा सेट होना है वो 822 जेड जो कि यहाँ पर चल रहा था। अच्छा, इसमें भी हमने 20 तक क्वेश्चन सब कर दिए थे, समझ में आए थे ना। आज 21वां क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पर है आपके सामने कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। भैया अब तक जो तुमने पढ़ा था हर बार ये आता था कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना। लेकिन इसमें वो ही बात घुमा कर कह दिया कि एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कई बार आपको करवाया भी है, कैसे करेंगे, उल्टा मान दे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब भैया जब परिमेय संख्या है तो किस फॉर्म में होगी, आप कहोगे भैया वो होगी √2 बराबर a/v के रूप में। हम लिखेंगे जहां a, v एक पूर्णांक है और v डज नॉट इक्वल टू 0। इन क्वेश्चन को तो भैया रट लो, क्यों, ये सब क्वेश्चन एक जैसे ही होने हैं, ऐसे ही होना और आप जाते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या करना तुमने, दोनों और वर्ग करने पर, और जब आप वर्ग करते हो ये हो जाता है आपका √2 का वर्ग बराबर a/v का वर्ग, यानी ये आप हो गया 2a²/v²। उसके बाद भैया ये आपको आ जाएगा इधर, तो क्या लिखेंगे 2v² बराबर a²। और नेक्स्ट लाइन में लिखनी है हमें कि 2a² को विभाजित करता है, नेक्स्ट 2a को भी विभाजित करता है, ठीक है ना। a² को विभाजित करता है और a को विभाजित करता है। उसके बाद हम लेंगे a बराबर, यहाँ पर लिख दो माना a बराबर 2, c ले लो 2c। अब लिखते क्या है, यहाँ पर आप समीकरण 1 मान लेते हो, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और जब आप 1 में रखते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका 2v² बराबर a² था ना, तो 2v² बराबर 2c², ठीक है। 2v² बराबर 2 का वर्ग 4 और c², 2 दूनी 4, आपको रहता है v² बराबर 2c², यानी 2c² बराबर v² भी आप बोल सकते हो। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2v² को विभाजित करता है और 2v को भी विभाजित करता है, ठीक है। बाद में लिख दोगे यहाँ अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। बताओ किस दिशा में नहीं आया भैया। अगर मैं बात करूं ऐसी √3 का होना है, ऐसी √5 का, ऐसी √7 का, भाई यही तो क्वेश्चन आने हैं, सबको ऐसे करना है। ये हो जाते हैं आपके लिए होमवर्क, नोट कर यहाँ पे देख लो यार, भाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है तो मैं तो मुश्किल से 1 या 2 से ही होगा, क्वेश्चन होने का भी नहीं है आपसे, ठीक है ना। अच्छा, ऐसी में क्या चीज़ है इसमें, क्योंकि देखो त्रिभुज PQR में कोण Q जो है वो 90 डिग्री दे रखा, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि आपका ये Q है जो कि क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसे हमने P मान लिया, इसे P मान लिया और इसे R मान लिया, इसे मान लिया R। अब यहाँ पर देखिएगा,
अच्छा दो त्रिभुज बना लूँ जिससे तुम्हें अच्छा समझना। से मैंने ऐसे त्रिभुज ये बना दिया, ये P, ये Q और ये R और ये D। अच्छा अब बात करते हैं tan P बराबर आपको दे रखा है 1/√3, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि tan P बराबर यानी tan थीटा बराबर लंब/आधार। तो अब आपसे पूछा है तो भाई नितिन आप बताइएगा कि इसमें लंब कौन सा है। अगर हम उसमें देखें तो लंब आपको कहाँ मिलेगा, जल्दी नीचे कौन सा, QR। और आधार कौन सा, क्या, ठीक है सलोनी वो साली बताओ। लंब QR, आधार PQ। ठीक है भैया दोनों ने सही बताया। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था जो P है ना, P उसके सामने वाला क्या होता है आपका लंब होता है। यहाँ पे P है ना, ये पता चलता है इससे, ये यहाँ पे क्या है इसमें लंब और ये क्या है आपका आधार। अगर हमारा एंगल R हो तो गोलू तुम बताओ लंब कौन सा होगा, PQ, क्योंकि इसके सामने वाला क्या होता है आपका लंब और ये क्या है आपका। गोलू ये कह रहे थे पेपर मार लग जाए यहाँ पे, ये यहाँ से पता नहीं चल जाए। चलो कोई बात नहीं, हो गया होगा, हो गया होगा। ठंड हो रही ना तो ताप लिए होंगे समझ गया मैं, हाँ धुआं निकला था। अब यहाँ पर देख लेंगे, अब इसके अनुसार चलते हैं। यहाँ पर तो P है ना, उधर तो जाने के नहीं, इधर रहेंगे। अच्छा लंब क्या है भैया, लंब तो 1 है, तो 1 कहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पे। अच्छा आधार आपका √3, ये आपका यहाँ पे, इसको लिख दो 1 और इसको लिख दो √3, ठीक है भैया। अगर बात करें अब एक चीज और आपने पढ़ी है लाल बटे, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा बेटे सान, ये क्या है आपका बेटे, ये होता है आपका कोस, क्या होता कोस, और ये क्या होता साइन, और ये क्या होता आपका। अब यहाँ पर देखो भैया, अब हमें क्या दे रखा, tan दे रखा, tan बराबर, अब यहाँ पर देखते हैं, अब हमें निकालना क्या है साइन। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन साइन P निकालना, P लंब बटे कर्ण, साइन P। अब ध्यान से देख लो भैया, लंब साइन P के अनुसार ये बता देंगे बोलू लंब की वैल्यू क्या होगी, जल्दी 1 होगी, क्योंकि भैया P एंगल ये इसके सामने वाला लंब है। अच्छा कर्ण क्या होगी, अब कहोगे भैया कर्ण तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले कर्ण निकालना है। तो तुमने पढ़ा होगा पाइथागोरस पिरामिड से डायरेक्ट लिखता हूँ आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण बराबर √ लंब क्या है आपका 1 का वर्ग और आधार क्या है आपका, ये आपका हो जाता है 1 + 3 यानी K बराबर √4, और ये आपको आ रहा है K बराबर, दिख रहा ना यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पर जाओ, K बराबर आपका आ रहा है 2, तो ये आपको मिल जाता है, ये हो जाता है 2। सेम वैल्यू यहाँ पर भी लिख देंगे हम 1 और ये √3 आपका ये आपका 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो, अच्छा कर्ण क्या है आपका किसके अनुसार भैया, सबसे पहले ये देख लेना किसके अनुसार, ये R के अनुसार है और ये P के अनुसार है, ठीक है ना। लंब आपका है 1, P के अनुसार 1 हो गया, क्या हुआ भैया लंब का 1 होगा ना, आधार √3। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ भैया लंब, अब यहाँ पर चेंज कर दो, इधर देख लो, ये क्या है आपका कर्ण कितना है आपका 2, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब कोस P की वैल्यू निकाल लो, कोस P बराबर ये क्या होगा आपका आधार बटे कर्ण, कोस P = यहाँ पर क्या है भैया आपका आधार कितना है √3 और
कर्ण कितना आपके पास? दो। 2। आगे बात समझ में? ठीक है, ये आपका हो जाता है। अब जो भैया आप ये कह रहे हो ना भैया सेम, ये तो सेम आपके ऐसे रहेंगे, ठीक है ना। देखो जहाँ √3 है ना वहाँ √3 ही रहना है। तो भाई ये बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, कहने का मतलब जो है यहाँ पर √3 ही आना है और ये आपका 1 आना है। ऐसा क्यों, ये चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चित्र तो यही है ना, एंगल ही तो बताया कि चित्र में ना अलग इसलिए बनाया जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। इसके अनुसार ये आपका लंब और ये आपका आधार होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, हो जाती है। अब यहाँ पर देखो कोस, इधर मैंने पीपी का निकाल दिया, अब आर का निकाल दो। आर के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ निकाल देता हूँ कोस आर, क्या होगा भैया? आधार बटे कर्ण। या 1 मिनट रुको, पहले साइन का लिख दो, दोनों साइन एक जगह हो जाएंगे। साइन आर क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। अब बता दो भैया लंब क्या होगा आपका? साइन आर के लिए √3 बटे 2 होगा। अब यहाँ पे लिख देंगे कोस आर, क्या होगा भैया? आधार बटे कर्ण होता, तो कोस आर बराबर क्या लिखोगे? 1 बटे √3। 1 बटे, हाँ 1 बटे 2 आपका ये हो जाता है। कितना क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब लिखते हैं हम जो जिसका मान हमें ज्ञात करना, साइन पी इंटू कोस आर प्लस कोस पी इंटू साइन आर। अब साइन पी की वैल्यू आपके पास 1 बटे 2, कोस पी की वैल्यू आपके पास √3 बटे 2, ठीक है। जब कोस आर है ना, 1 मिनट, कोस आर की वैल्यू आपकी 1 बटे 2 प्लस कोस पी की वैल्यू आपकी ये है √3 बटे 2। अब भैया साइन आर की वैल्यू आपकी ये, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा? लिख दो। अच्छा भैया एक करना 1 2 दूनी 4, यहाँ पर √3 4 है ना भैया। उसके बाद क्या करेंगे? 4 आपका 0 आंसर इसका 1। हाँ बेटे 0 बता एक दिया। आंसर हो गया 4 बटे 4 निकलना, तो भैया 1 आपका करेक्ट आंसर। भैया आगे बात समझ में? यहाँ पर भी आप ठीक है भैया, नोट करो। यहाँ पर देख लो भैया, ये क्वेश्चन है आपका, गैर जो है द्विघातीय समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है ना। इसके मूल ज्ञात करने हैं, 2 नंबर में है। देखो होता क्या, पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा, 4 पंजे 20 के ऐसे पकड़े कि यहाँ पे क्या है 3 आए। तो भैया देखो सबसे पहले हम ये करके देखते हैं, ठीक है। और इनसा अगर मैं आपको आइडिया बता दूं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी 4 और 5 बनने हैं, बनने के 3 नहीं बनना। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 नहीं होने का ना। और जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी भैया तोड़ है नहीं, तो उस टाइम पे एक आदमी को याद करते हैं हम, किसे पता, ठीक है ना। तो यहाँ से a बराबर आपका क्या रहता है 4, v बराबर आपका रहता है 3 और c बराबर 5, और यहाँ पर लिखते हैं 3। चलो तो करते स्टार्ट। नितिन बताओ तो भैया, श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या था, बताओ। ये तुम्हारा घर है, इसके साइड में यही है, इनकी कुटिया है, उन सब बोल लेना। हाँ भाई आदित्य ना पता, -b उससे कुछ होगा पहले x बराबर ये है ना। 22 तारीख को पेपर है आपके, 22 फरवरी तारीख तो बोलने के लिए भाई, ठीक है 22 फरवरी को पेपर है, 1 महीना है नहीं, 10,000 का फॉर्मूला में याद नहीं, बहुत सुंदर बात लगाऊँ। अच्छा अब यहाँ पर देखो x बराबर माइनस के b यानी b का मान था, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 3 का
यहाँ पर दिख रहा हाँ माइनस 4, ए की वैल्यू क्या आपके पास, 4 सी की वैल्यू 5 5, 2 गुना 2 गुना 4 4, x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 चौक 16 पंजे 80, क्या हुआ? भैया इतना 16 का नहीं बता अच्छा आदि 4 दूनी 8, ठीक है भैया। उसके बाद x बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 71, तो तुम्हें अच्छे से पता है माइनस में है, वो भी अंडर रूट माइनस में है, तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक काल्पनिक, क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है ना। तो करना क्या है, बस एक बार इसको दो जगह लिख लो, एक बार प्लस वाली वैल्यू कर लो माइनस के बटे 8 और एक मान जो आपका आ रहा होगा माइनस के माइनस के 70, आंसर चेक करो, यही है ना तुम्हारा आपके नोट। यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, बिंदु ए आपको दे रखे -2 नहीं 2 माइनस के 2 तथा बिंदु बी 3,7 को जोड़ने वाली रेखाखंड की आपको लंबाई बतानी है। यहाँ पर मान हमने बिंदु ए जिसके निर्देशांक 2, -2 हैं और ये बी हैं जिसके निर्देशांक 3,7 है, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसको जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई बतानी है, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो हम क्या कहेंगे भैया, ये क्या है आपका x1 और ये x2, ये y1 और ये y2। लिखो x1 बराबर क्या है 2, x2 बराबर क्या है आपका 3, y1 बराबर क्या है -2 और y2 बराबर 7। हम लिखते हैं रेखाखंड की लंबाई बराबर रेखाखंड की लंबाई बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अच्छा भैया, x2 क्या है आपके पास 3 माइनस 2 का प्लस y2 आपका 7 माइनस, अब देखो -2 बार आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, प्लस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 का वर्ग और ये हो जाएगा आपका 9 का वर्ग, ठीक है। अच्छा प्लस क्या हो जाएगा ये आपका 81 और जो आपका आंसर होगा वो होगा अंडर रूट 82 मात्रक। आगे चेक करो, करेक्ट है, नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान सुन लो, आवाज तो आ रही है ना, हेलो, हाँ आवाज आ। यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाले 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाले 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में ढाला जाता है, तो छड़ की मोटाई आपको ज्ञात करनी है। अच्छा, यहाँ पर मान लो ये क्वेश्चन तुमने भी करवाया पीछे, पिछले वाले साइड में करवाया था ना, जैसा क्वेश्चन था आपका। अच्छा, इसका जो व्यास है कितना है 1 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर हमने 240 का बनाया है, ये हमें ज्ञात करनी है, ये कितनी है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर दे रखी। अब यहाँ पर देखो यार जैसे, अच्छा जब भी मैंने बताया, जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में चेंज किया जाता है, कौन सी चीज समान होती है, आयतन, ठीक है। करते क्या है, क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर तांबे के तार को मिलाकर एक छान के रूप में, ठीक है। अब लिखेंगे क्या है, तांबे के तार की व्यास रखा ना, व्यास का व्यास लिखो, का व्यास
कितना दे रखा आपको 1 सेंटीमीटर। तांबे की तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। अब लिखेंगे तांबे के तार की ऊंचाई दे रखी है कितनी, चलो ऊंचाई मान लो स्मॉल h कितनी है भैया 8 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे आयतन होता पाई h ये होता ना। उसके बाद अब लिखते हैं क्षण। क्षण के लिए अच्छा क्षण की लंबाई दे रखी है, क्षण की लंबाई बोलो ऊंचाई बोलो बात है यानी क्षण की ऊंचाई कितनी दे रखी 18 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर बात करें क्या दे रखा आपको, अच्छा व्यास ज्ञात करना, क्षण का व्यास हमें ज्ञात करना है। अच्छा अब लिखते हैं क्षण का आयतन। क्षण का एक चीज और मान लो, इसकी त्रिज्या और मान लो, माना क्षण की त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद क्षण का आयतन, क्षण का पाई r² h। ठीक है, यानी इसकी ऊंचाई आप कैपिटल H मान लो, उसकी तो हमने स्मॉल h मान रखी है। ठीक है। जब आकृति चेंज होती है तो आयतन सेम होते हैं ना। यहाँ पर देख लो कृष्ण अनुसार क्या होगा पाई r² h, यानी तांबे के तार का आयतन बराबर क्षण का आयतन, दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाते हैं। अच्छा पाई से पाई यहाँ की कट जाती है, r का 1/2 और h का मान 18 नहीं 8 दे रखा ना 8, और ये आपका r क्या है निकालना है। अच्छा h का मान 18 है। अच्छा 1/4 गुणा 8 और ये आएगा यहाँ पर बराबर r²। ठीक है, 4 दूनी 8, 1/9 आएगा ना, तो r² बराबर 1/9। कहने का मतलब ये है भैया कि r बराबर 1/√9, तो r बराबर 1/3। ठीक है, ये तो आपकी आ गई त्रिज्या। अच्छा हम लिखेंगे तब क्षण का व्यास 2 गुणा 1/3 क्या होगा 2/3। यही दे रखा आंसर, ये आगे दे रखा 0. देखो कितनी बार 6 बार, ये आ रहा है क्या आंसर क्या। 1 मिनट रुको, 1 मिनट सही है आपका नोट कर लो। यहाँ पर देख लो भैया, ये जो है भैया आपका, इसमें भी आपको समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। अब मुझे बता दो नेक्स्ट जो फोल्डर बनाऊँ किस चीज़ का बनाऊँ, ये मध्यमान यानी x। ये क्या है आपका और एक होता है आपका FI। अच्छा 25 और 10 35 का आधा 4। ठीक है, उसके बाद इन दोनों जोड़िए और उसका भी आपको आधा करना होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं भैया, अब यहाँ पर देखिए आप 32.5। अच्छा देखो, अब तुमने यहाँ पे एक चीज देखी होगी, ये 25 है और ये 32 है। इसका मतलब आप में क्या ऐड कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं 7.5 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें वही करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 47.5, और इसमें भी क्या करना यही करना, तो क्या हो जाएगा आपका 62.5। देखो यही आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करते हो तो क्या था आपका 77.5, और इसमें जब वहाँ ऐड करते हो तो ठीक है, उसके बाद आपको इसकी गुणा करनी है, और गुणा करके इधर से यहाँ पर दिख रहा ना, देखो
सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकालना, सिग्मा एफ आई। अच्छा, आपको जो निकालना है समांतर माध्य जो होता है आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स। इसका मान आपको एक्स बार मान कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आपका टाइम लेगा और मेरे हिसाब से 2 नंबर में बहुत ही गलत दिया इसको, 3 या 4 नंबर में देना था। देखो इन दोनों में गुणा कर दोगे, सबकी गुणा करके इनका आपको जोड़ निकालना है और इसका भी जोड़ निकालना है, फिर इसके जोड़ से इसको भाग दे देनी है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नोट करो, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्या समीकरण, ध्यान सुन लो, क्या समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामिति विधि से व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लो आप, इसके लिए या इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें वहाँ पर एक ग्राफ भी मिलेगा और ग्राफ में आपको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको मांग लेना है कि मैडम जी को ग्राफ चाहिए। ठीक है, या सर जो भी जिनकी ड्यूटी होगी। अच्छा, पहले ये बता दो रेल की ट्रेन की पटरी जो है वो किसका उदाहरण है? समांतर रेखा का। ठीक है, उन्हें समांतर रेखाओं का ये उदाहरण है। क्या करना आपको, उसके समांतर रेखाएं कब होती हैं? सबसे पहले यहाँ पर तुलना करते हैं, समीकरण नंबर 1 की तुलना करो। a1 प्लस b1, सुनो, a1x b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 के स्थान पे क्या है आपका 1 और भैया b1 के स्थान पर आपका क्या आया 2 और c1 के स्थान पे क्या आया माइनस के 4। अच्छा, ये क्या हो जाएगा आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 के स्थान पर क्या है आपका 2, v2 के स्थान पर क्या है आपका 4 और c2 के स्थान पर क्या माइनस के। अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 निकालते हैं, क्या आ रहा 1/2। उसके बाद निकालते हैं v1 अपॉन v2, क्या है 2/4। 2 का ना 2 2 दूनी 4, यानी ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तीसरा क्या है आपका c1 अपॉन c2, क्या है माइनस के 4 माइनस के 12, माइनस से माइनस करिए 4 का ना 4 4 किया, भैया ये अलग आ रहा। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, पर डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, इसलिए क्या है समांतर। ठीक है, अब करते क्या है भैया, अब हमें ज्यामिति का यूज करना है, तो इक्वेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ तो समीकरण नंबर 1 के लिए अब ध्यान देखना आपको। समीकरण नंबर 1 के लिए क्या करते हैं भैया, ये है आपकी समीकरण -0 ना, वो -4 है ना, इधर प्लस में ले। ठीक है, भाई इधर आगे प्लस में तो आएगी। ठीक है, अब मैंने इसके लिए बॉक्स बनाया इस प्रकार से। अभी तक ऐसा क्वेश्चन हमारे उसमें आया भी नहीं है, ये तुम्हारे समझने का क्वेश्चन है। ये आपका x है, ये आपका y है। अब बताओ अगर मैं x का मान 0 रख दूं, ठीक है, और मैं x का मान 0 रख देता हूं तो y का मान मुझे क्या मिलता? देखो x का मान मैंने 0 रखा तो y का मान क्या मिला हमें y, यानी 2y बराबर 4, y बराबर 4/2, यानी कितना मिला हमें 2, तो y का मान हमें मिल गया 2। फिर उसके बाद देखना है, यदि मैं y का मान 0 रख दूं तो भैया x का मान क्या मिलेगा, तो x प्लस 2y बराबर 4 है ना, तो y की जगह क्या रख दूं 0, तो ये आपको आ जाएगा 0 बराबर 4, x बराबर 4। ठीक है, तो ये हो जाता। अच्छा, इसे मान लो a, इसे मान लो b, तो बिंदु a के निर्देशांक होंगे 0,2 और v के निर्देशांक क्या होंगे 4,y वो 0। ठीक है, उसके बाद अब लिखते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए, 2 के लिए फिर समीकरण नोट करो, 2x प्लस 4y, भैया माइनस रह जाएगा, क्या जाएगा प्लस, और यहाँ पर बना देते हैं फिर से एक बार बॉक्स। यहाँ पर आ जाता आपका क्या है c, मान ले c, और यहाँ पे b,
ये आपका x, ये y। अब देखो यहाँ पर अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ, x का मान मैंने क्या रखा 0, तो यहाँ पर देखो x का मान 0 हो गया तो ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 4y बराबर 12, तो y का मान क्या आ गया आपका 3। और ये अगर मैं y का मान 0 रख देता हूँ तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, इस बार y का मान 0 रख देते, ये सब 0 हो जाएगा बराबर 12, यानी x बराबर 12/2 क्या आएगा आपका 6, यानी x का मान क्या आ गया आपका 6। मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन तुम्हें वहाँ करके दिखाना है ऐसी, ठीक है ना, कुछ चीज़ के भी नंबर मिलते हैं। तो यहाँ क्या है हमारा 6। अब लिखते हैं c के निर्देशांक क्या है भैया आपके 0,3 और d के निर्देशांक क्या है आपके 6,0, ठीक है। अब इन्हें ग्राफ पे दर्शाना भी होता है, कैसे, ये हमने इस प्रकार से बनाया है ग्राफ। ये कॉपी पे आपने नहीं बनाना, इसके लिए ग्राफ पेपर अलग से मिलेगा वहीं, ठीक है। ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष, ठीक है। और ये मूल बिंदु होते हैं सभी जानते हैं 0,0, ये आपका x डैश और ये y डैश। अब होता क्या है, x पे 0 y पे 2 कहाँ मिलेगा भाई, x पे 0 y पे 2 यानी y आपका 2 यहाँ पे है। चलो ये बोल मैंने बताया। अच्छा b जो मिलेगा आप पे तो कहाँ मिलेगा, x पे 4 y पे 0, तो x पे 4 आपका ये मान, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आओ, अब करना क्या है, इन दोनों को मिला दो भैया ऐसे ऐसा, अपने स्केल से मिलाना है, यहाँ तो थोड़ा टेढ़ा मिला हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या हो गया टेढ़ा हो गया, ये आपको हो जाता है, सही है। अच्छा अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ये क्या था, एक मिनट रुकना, 4,0 है और ये क्या है आपका 0,2, ये ए मान लो और ये मान लो क्या। उसके बाद 0 और y पे कितना चलना है 3, भाई x तो 0 है ही, y पे क्या चलना 3, 3 कहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा, मान लीजिए आपका 3 है तो निर्देशांक लिख दिया मैंने, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x पे 6 y पे 0 ये ना, x पे 6 आपका ये रहा, यानी ये रहा, इस टाइम पे आप इसको ऐसे मिलाना, ठीक है, ठीक है। जब आप इसके अंदर में बिल्कुल सीधी आप जाएंगे तो ये हो जाता है आपका, ये सी है और ये डी, ये वे ट्रेन की पटरी हैं जो कि समान, ठीक है ना। अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया भी नहीं था, और इससे पहले वाले क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये बताओ कैसे लगी क्लास, समझ में आया ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।